What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कहा जाता है कि मीडिया रूलिंग क्लास से प्रश्न पूछकर उन्हें लोगों के प्रति जवाबदेह बनाती है और लोगों में जागरूकता फैलाकर उन्हें एम्पावर करती है। इतिहास बताता है कि मीडिया और न्यूज़पेपर्स ने दुनिया भर के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में अहम रोल निभाया है। यही वजह है कि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच हर डेमोक्रेटिक देश में एक अधिकार के रूप में उपलब्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कई ऐसे मौके भी आए जब मीडिया का इस्तेमाल इंटरनेशनल वॉरफेयर में एक टूल की तरह किया गया? वो मीडिया जो लोगों को सत्य से अवगत कराने के लिए जन्मा था, वो कई बार प्रोपेगेंडा का सोर्स भी बना। मीडिया को कंट्रोल कर उसे प्रोपेगेंडा का टूल बनाने का काम लगभग हर ऑटोक्रेटिक देश करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेस्ट के कई डेमोक्रेटिक देशों में भी सो कॉल्ड फ्री मीडिया वहां की सरकारों का माउथपीस बनता आया है। जी हाँ, हम उन्हीं देशों की बात कर रहे हैं जो अक्सर वैश्विक पटल पर दुनिया को डेमोक्रेसी पर लेक्चर देते हुए नजर आते हैं। वैसे तो ऐसे देशों में यूरोप की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, लेकिन इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, क्योंकि कई दशकों से वेस्टर्न कंट्रीज की नुमाइंदगी करने वाला अमेरिका मीडिया को एक इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करता आया है। आज कई इंडियन और दूसरे एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि अमेरिका के ग्लोबल वॉर्स को सपोर्ट करने के लिए जितना इस्तेमाल मिलिट्री इक्विपमेंट्स का किया जाता है, उतना ही इस्तेमाल अमेरिका ने अपने मीडिया हाउसेस का भी किया है, ताकि इनडायरेक्टली अमेरिकन पब्लिक में इन वॉर्स के प्रति सपोर्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सके। दुनिया के जाने माने फिलोसोफर नोआम चॉम्स्की और एडवर्ड हरमन अपनी किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में दावा करते हैं कि अमेरिका का मीडिया एक इफेक्टिव और पावरफुल आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। कोल्ड वॉर के दौर में कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ ओपिनियन बिल्ड करना हो या फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छेड़ना हो, इन सभी इवेंट्स में अमेरिकन मीडिया का प्रोपेगेंडा साफ साफ देखा गया। लेकिन इसकी सबसे बढ़िया केस स्टडी हमें इराक वॉर में देखने को मिलती है, जहां अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए मीडिया ने सद्दाम हुसैन को पर्सनली टारगेट किया। और ऐसा ही प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया भारत के खिलाफ भी रन करती आई है। उदाहरण के तौर पर 1961 गोवा लिबरेशन मूवमेंट को यूके बेस्ड बीबीसी ने कम्युनल एंगल देने की कोशिश की थी। सिमिलरली यही मीडिया हाउस रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी टारगेट करता नजर आया। पिछले साल भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अमेरिकन मीडिया चैनल्स की कश्मीर बेस्ड रिपोर्ट्स पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आए थे, जहां उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अमेरिकन मीडिया कश्मीर की रियलिटी को फैब्रिकेट करके दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वेस्टर्न मीडिया के इन प्रोपेगेंडा मशीन्स और खासकर अमेरिकन मीडिया हाउसेस से इंडिया को किस प्रकार का खतरा है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम वेस्टर्न मीडिया के एंटी इंडिया स्टैंडर्ड्स को समझते हुए अमेरिकन मीडिया हाउसेस की खास प्रोपेगेंडा स्टोरी को जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के ग्लोबल मीडिया एंड इश्यूज एसोसिएटेड के सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम एक इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ जहां इंडिया और चाइना जैसे देश सुपर पावर बनने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो वहीं अमेरिका और रशिया जैसे सो कॉल्ड एक्स सुपर पावर्स इनडायरेक्टली कई थिएटर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। इन स्ट्रगल्स को कभी एक डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका का यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड कराना यूएस रशिया का एक डायरेक्ट स्ट्रगल है। वहीं यूएस मीडिया का इस तरह की खबरों को स्प्रेड करना कि शायद रशिया अब ईस्टर्न यूरोप के दूसरे देशों को भी अपने निशाने पर लेने के मूड में है, स्ट्रगल का एक इनडायरेक्ट रूप है। हालांकि ग्रेट पावर गेम में सुपर पावर्स द्वारा नए नए एनिमीज ढूंढना और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना पुराना खेल है। कॉलोनियलिज्म के दौर में ये काम ब्रिटेन ने किया, यूएसएसआर ने ये कोल्ड वॉर के दौर में, और बाद में अमेरिका ने यही खेल अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में खेला। लेकिन इस ग्रेट पावर गेम से इंडिया ने हमेशा खुद को दूर रखने की कोशिश की है। कोल्ड वॉर के दौरान एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हुए हमने नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया और यूएसएसआर और यूएसए दोनों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए। आज भी हम लगभग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और भले ही अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, लेकिन हम कभी भी किसी मिडिल ईस्ट या यूरोपियन कंट्री की तरह उसके पपेट नहीं बने। यूक्रेन वॉर में किसी भी साइड को चूज ना करना और रशिया के साथ ट्रेड जारी रखना ऐसे ही प्रैग्मेटिक अप्रोच का एक उदाहरण है। यूएसए द्वारा काटसा के तहत
इंडिया पर सैंक्शंस लगाने की धमकियों के बावजूद हमने रशिया के साथ S-400 डील साइन की। ये दिखाता है कि कैसे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना चाहते हैं और बिना किसी लॉजिक के दूसरों के झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जिस तरह हम दूसरों के वॉर्स और डोमेस्टिक इश्यूज में कमेंट करने से बचते हैं, वैसा ही हम बाकी देशों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि भारत द्वारा खुद की फॉरेन पॉलिसी को ऑटोनॉमस बनाए रखने की कोशिश शायद वेस्टर्न मीडिया और वहां की सरकारों को पसंद नहीं आती। यही वजह है कि वो लगातार हमारे प्यारे भारत के अंदरूनी मुद्दों पर कमेंट करते हैं और उस पर दबाव बनाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फिर चाहे वो कश्मीर हो या फिर भारत में डेमोक्रेसी की कंडीशन। फ्लॉड मेथोडोलॉजी के बेसिस पर कई वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिपोर्ट के जरिए इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश करती हुई आई हैं। मिसाल के तौर पर RSF की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी पीछे रख दिया गया। सिमिलरली अगर आप 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि भारत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे था। यानी इंडिया को टोटल 121 कंट्रीज में 107th रैंक पर रखा गया। सिमिलरली ऐसी ही कुछ कहानी ग्लोबल पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी देखने को मिली। ऐसे रिपोर्ट्स के बाहर आते ही वेस्टर्न मीडिया इंडिया पर निशाना साधना शुरू कर देती है। कभी कोई मीडिया हाउस इंडिया को 70 साल की आजादी के बाद भी अपनी भुखमरी ना मिटा पाने वाला देश बताता है, तो कोई हमें एक पावर बट अनपीसफुल नेशन बताता है। इसी प्रकार मार्च 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिश्ड एक एनुअल रिपोर्ट को अमेरिकन मीडिया में बढ़ चढ़कर कोट किया गया, जिसने इंडिया में ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया। 2019 में टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी को फीचर करते हुए उन्हें डिवाइडर इन चीफ बता दिया। ऐसा ही लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में अगस्त 2022 में फिर से पब्लिश हुआ। इसका टाइटल था द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी इज जेटसनिंग फ्रीडम और टॉलरेंस को अबेंडन कर दिया है। अप्रैल 20, 2023 को वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल का टाइटल था इंडिया टेक्स अ डिस्ट्रेसिंग रिट्रीट फ्रॉम डेमोक्रेसी। ये एडिटोरियल एनसीईआरटी द्वारा स्कूल करिकुलम में लाए गए चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में था। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश में सब कुछ 100% अच्छा है और हमारी डेमोक्रेसी के सामने कोई चैलेंजेस ही नहीं है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव मीडिया रिपोर्टिंग और प्रोपेगेंडा में फर्क होता है। और सेंसिटिव इश्यूज पर जब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग करता है तो उसे हर पहलू को अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए। साथ ही क्योंकि ये प्रोपेगेंडास ऐसे देशों से रन किए जा रहे हैं जो नॉर्थ कोरिया की तरह ऑटोक्रेटिक नहीं है, इसीलिए ऐसी फेक न्यूज या फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स हमारे लिए चिंता का विषय बन जाती हैं। दरअसल ऑटोक्रेटिक देशों की मीडिया हाउसेस पर लोग विश्वास नहीं करते और इसलिए उन देशों का प्रोपेगेंडा शायद उतना खतरनाक भी नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेटिक देशों के मीडिया द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इन देशों के मीडिया पर लोग जल्दी विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक देशों के मीडिया हाउसेस के इसी तरह के इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ऐसा देश जो न सिर्फ मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशन से एक सफल स्पेस जर्नी की शुरुआत कर चुका है, बल्कि साथ ही कोविड जैसी वैश्विक महामारी में फर्स्ट हैंड ऑफ यूनिवर्सल हेल्प बनकर कमजोर से कमजोर मुल्कों को वैक्सीन से सहायता पहुंचाकर अपनी सॉफ्ट पावर का नमूना पेश कर चुका है। इंडिया की इसी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए टाइम टाइम पे ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने आता रहा है। और भले ही ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का कद अभी उतना बड़ा ना हुआ हो, लेकिन इस बात को हम नहीं इनकार सकते कि इंडिया की सॉफ्ट पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है। और कहीं ना कहीं अमेरिकन सुप्रीमेसी को ये डर भी है कि जिस प्रकार से 20th सेंचुरी अमेरिकन सुप्रीमेसी के नाम से जाना जाता रहा है, 21st सेंचुरी इंडियन सॉफ्ट पावर डोमिनेट कर सकता है। और इसी को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न मीडिया लगातार इन प्रोपेगेंडास को रन करता है और शायद एक दिन वो इंडिया को एक बीजेपी या कांग्रेस लेड ऑटोक्रेटिक देश की तरह भी प्रोजेक्ट करने लग जाए, क्योंकि वेस्टर्न और स्पेशली अमेरिकन मीडिया ऐसा कई देशों के साथ पहले भी करता आया है। कैसे, इसको जानने के लिए अब हम इतिहास से सीख लेते हैं और एक डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू उस कहानी को सुनते हैं जिसने जर्नलिज्म को शर्मसार करके रख दिया। ये कहानी है सद्दाम हुसैन के साथ जुड़े अमेरिकन मीडिया के प्रोपेगेंडा की। इसके चलते इराक युद्ध हुआ और लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा की कहानी बेहद पुरानी है, जहां यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया चैनल्स ने वियतनाम वॉर से लेकर गल्फ युद्ध तक अमेरिका के सुपर पावर एम्बिशंस के सामने न सिर्फ अपने घुटने टेके, बल्कि साथ ही मीडिया एथिक्स की बलि चढ़ाकर उन्होंने वॉर्स के प्रति पब्लिक सिंपैथी के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया। यही वजह है कि गल्फ युद्ध के बारे में फेमस फिलोसोफर जॉन बॉड्रिया कहते हैं कि गल्फ वॉर के नाम पर केवल एट्रोसिटी थी
उनका दावा था कि गल्फ वॉर में अमेरिका और इराक की मिलिट्री के बीच कोई कंपैरिजन नहीं था और अमेरिकन अपनी मैसिव एयर पावर का इस्तेमाल कर पूरे इराक में बमबारी करते रहे, जिसमें मैसिव सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। पर अमेरिकन मीडिया ने इराकी डेथ्स के बारे में रिपोर्ट करने के बजाय केवल और केवल अमेरिकन ट्रूप की डेथ को रिपोर्ट किया, जो बेहद कम संख्या में थी, और यही उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। लेकिन अमेरिकन मीडिया का प्रोपेगेंडा सबसे खतरनाक रूप में हमें तब दिखता है जब हम सद्दाम हुसैन पर उसकी रिपोर्टिंग का एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सद्दाम हुसैन एक इनोसेंट इंसान था जिसे वेस्टर्न मीडिया ने रातों रात एक राक्षस का रूप दे दिया। सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर था और उसने अपने देश में कई ऐसे मैसेकर्स किए जो निंदनीय हैं। लेकिन समस्या वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी में है और इसी हिपोक्रेसी में उनका प्रोपेगेंडा दिखता है। पर क्या थी यह हिपोक्रेसी? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सद्दाम को वेस्टर्न मीडिया ने 2003 आते आते एक मॉन्स्टर या राक्षस घोषित कर दिया था, उसी सद्दाम को 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। हालांकि ऑफिशियली यूएसए ने इससे डिनाई किया, पर फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर दावा करती है कि 1988 में यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस ने इराकी मिलिट्री के साथ ईरानियन ट्रूप्स की एग्जैक्ट लोकेशन शेयर की थी, ये जानते हुए कि सद्दाम ईरानियंस पर केमिकल वेपन्स यूज करने वाला था, जिसमें सैरिन जैसा लीथल नर्व एजेंट भी शामिल था। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इराक को दिए गए अमेरिकन सपोर्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमिक एड, सेल ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजी और स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग भी शामिल थी। सद्दाम के रूल में इराक में कई जेनोसाइड्स, मास मर्डर्स और मैस्केयर्स हुए। डुजाली मैस्केयर ऑफ 1982, कुर्दिश जेनोसाइड ऑफ 1988 और हाल्बजा केमिकल अटैक ऑफ 1988 केवल कुछ उदाहरण हैं। लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया ने गल्फ वॉर से पहले तक सद्दाम की इन हरकतों को इग्नोर किया और शायद सपोर्ट भी किया, और ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि वेस्टर्न पावर्स और अमेरिका 1990 तक ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और वे इराक को ईरान के अगेंस्ट यूज करने के मूड में थे। पर सद्दाम ने जैसे ही कुवैत पर हमला किया, वैसे ही वो अमेरिकन गवर्नमेंट और मीडिया के लिए एक राक्षस बन गया। लेकिन मीडिया ने सद्दाम को एक डीमन या मॉन्स्टर बनाया कैसे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, मीडिया क्रिटिक्स कहते हैं कि सद्दाम एक डिक्टेटर था, और वो एक डिक्टेटर था, लेकिन वो एक अकेला डिक्टेटर नहीं था। वेस्टर्न मीडिया मिडिल ईस्ट के बाकी डिक्टेटर्स के ऊपर चुप रहा क्योंकि वो अमेरिका के अलाइज थे। यहाँ दुनिया को डेमोक्रेसी पर लेक्चर देने वाले वेस्टर्न मीडिया के डिक्टेटर्स पर डबल स्टैंडर्ड्स साफ दिखते हैं। एक तरफ इन देशों ने सऊदी, यमन, कतर और ओमान से लेकर पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका तक कई फ्रेंडली ऑटोक्रेट्स को सपोर्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ वो राइवल डिक्टेटर्स के खिलाफ मैसिव प्रोपेगेंडा लॉन्च करते रहे। हालांकि 1980 से 1990 के बीच वेस्टर्न पब्लिक का फोकस सद्दाम हुसैन पर उतना नहीं था। बावजूद इसके कि इस दौर में उसने लगभग 2.5 लाख ईरानियंस और 13,000 इराकी सिटीजन्स को मौत के घाट उतार दिया था। फिर भी उस दौरान मीडिया ने सद्दाम पर कोई बड़ी रिपोर्टिंग नहीं की, पर धीरे धीरे उसका कंपैरिजन अमेरिकन मीडिया में हिटलर से होने लगा। और ये सब 1990 में कुवैत इन्वेजन और 1991 में यूएस अलाइज द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बीच हुआ, जब यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर ने सद्दाम के खिलाफ एक मैसिव प्रोपेगेंडा वॉर शुरू किया। बुश ने सद्दाम की तुलना हिटलर से की और कहा कि सद्दाम द्वारा किए गए बार्बरिक एक्ट्स हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। बुश के कदमों को फॉलो करते हुए अमेरिकन मीडिया ने भी सद्दाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिए। एक इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड मीडिया का काम था कि वो सद्दाम पर लग रहे आरोपों पर रिसर्च करती और दुनिया को ऑब्जेक्टिवली बताती कि क्या सच में सद्दाम हिटलर जैसा ही था या फिर नहीं। और सिर्फ सद्दाम ही नहीं, बल्कि उस रीजन के बाकी डिक्टेटर्स की भी एनालिसिस करती। लेकिन अमेरिकन मीडिया ने गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे स्टेटमेंट्स को फैक्ट्स के रूप में पब्लिश करना शुरू किया, और ना सिर्फ पब्लिश करना शुरू किया बल्कि जोर शोर से पूरी दुनिया को बताना शुरू किया। गैलेंट फाउंडेशन की एक स्टडी बताती है कि 1990 और 1991 के बीच प्रिंट मीडिया ने सद्दाम को हिटलर से 1035 बार कंपेयर किया। हिटलर के साथ कंपैरिजन के बाद मीडिया ने एक और हॉरिफाइंग टेस्टिमनी पब्लिश की, जो नायरा नाम की 15 साल की बच्ची की थी। उसने दावा किया कि कुवैत युद्ध के दौरान इराकी सोल्जर्स हॉस्पिटल में जाकर हाल ही में जन्मे बच्चों को इंक्यूबेटर से बाहर निकालकर फेंक रहे थे। बुश ने इस हॉरिफिक कहानी को बार बार अपनी स्पीचेस में सुनाया। इसने अमेरिकन पब्लिक को आग बबूला कर दिया और अब वो वॉर के फुल सपोर्ट पर दिखने लगी। दोस्तों, इराकी आर्मी ने कुवैत में कई एट्रोसिटीज कमिट किए थे, ये सच है, लेकिन बेबी इंक्यूबेटर स्टोरी एक प्रोपेगेंडा थी और उसका एक्सपोज ABC न्यूज के जॉन मार्टिन ने वॉर के बाद किया।
पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। गल्फ वॉर में सद्दाम की जो इमेज वेस्टर्न मीडिया ने बनाई वो 9/11 तक जारी रही और अब उन्हें सद्दाम को मॉन्स्टर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मीडिया जो कुछ भी सद्दाम के खिलाफ रिपोर्ट करती, जनता उसमें आंख बंद करके मान लेती थी। इसलिए बुश ने जब 2003 में इराक पर अटैक किया तो उन्हें पब्लिक सिंपैथी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 1999 में एबीसी न्यूज ने एक टीवी स्टोरी में बताया कि सद्दाम और ओसामा बिन लादेन के बीच अलायंस बन रहा था और यहां से शुरू हुई सद्दाम को टेररिस्ट बनाने की कहानी। सद्दाम की इमेज गल्फ वॉर के टाइम से ही इतनी खराब थी कि 9/11 अटैक्स में भी अमेरिकन जनता सद्दाम को रिस्पॉन्सिबल मानने लगी, जबकि इसका कोई एविडेंस सामने नहीं आया था। CNN के एक पोल में पाया गया कि 78% अमेरिकन 9/11 में सद्दाम के इन्वॉल्वमेंट पर बिलीव करते थे, यानी बुश जूनियर का काम अब आसान हो चुका था। 9/11 के केवल 6 दिनों बाद बुश ने अपने एडवाइजर्स को कहा कि आई बिलीव इराक वॉज इन्वॉल्व्ड। हालांकि सितंबर 21 को ही CIA ने बुश को इन्फॉर्म किया कि इसमें कोई भी सद्दाम अलकायदा लिंकेज नहीं है, लेकिन बुश लगातार इंटेलिजेंस पर दबाव बनाते रहे कि वो कनेक्शन स्टैब्लिश करे। अगस्त 2002 में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने एक और स्पेकुलेशन स्प्रेड की और कहा कि उन्हें शक है कि इराक अलकायदा टेररिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड करा रहा है। ये सब तब हो रहा था जब मीडिया को पता था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक करने वाले मोस्ट हाईजैकर्स सऊदी बेस्ड अलकायदा टेररिस्ट थे और वो खुद सद्दाम के खिलाफ थे, क्योंकि सद्दाम एक सेकुलर डिक्टेटर था। खैर, इस तरह के प्रोपेगेंडा को प्रेस और मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट किया और उन्हें फैक्ट्स की तरह प्रस्तुत किया। नतीजा ये हुआ कि CNN टुडे पोल में पाया गया कि 2003 के इराकी इन्वेजन के वक्त लगभग 72% अमेरिकन वॉर को सही मान रहे थे। गल्फ वॉर की तरह ही अमेरिकन गवर्नमेंट के नैरेटिव्स का क्रिटिकल एनालिसिस करने के बजाय मोस्ट मीडिया आउटलेट्स ने गवर्नमेंट क्लेम्स को सब्सटैंशिएट करना शुरू किया। नवंबर 8, 2001 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज आर्टिकल में इस्लामिस्ट टेररिस्ट की इराक में हो रही ट्रेनिंग के बारे में लिखा। बाद में इस स्टोरी का सोर्स फ्रॉड पाया गया। 12 सितंबर 2002 को वॉशिंगटन पोस्ट ने क्लेम किया कि अलकायदा के कुछ टेररिस्ट ने इराक में केमिकल वेपन्स एक्वायर कर लिए हैं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने बाद में इसे फॉलो नहीं किया और ये रिपोर्ट कभी भी कंफर्म नहीं हुई। प्रोपेगेंडा वॉर में सबसे बड़ा जर्नलिस्टिक फेलियर तब हुआ जब UNSC में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल ने दावा किया कि सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। द बॉस्टन ग्लोब, द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, द टैम्पा ट्रिब्यून, द हार्टफोर्ड कॉर्नेट, द सैन जोस मर्करी न्यूज, द सैन एंटोनियो एक्सप्रेस न्यूज, USA टुडे, द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स सब ने पॉवेल की तारीफ में एडिटोरियल्स की झड़ियां लगा दी, जबकि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेमोक्रेटिक मीडिया का काम पॉवेल के क्लेम्स को वेरीफाई करना था। एक साल बाद ही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की थ्योरी रिजेक्ट हो गई, जब एसोसिएटेड प्रेस के करस्पॉन्डेंट चार्ल्स हेनले ने कॉलिन पॉवेल्स के क्लेम्स को अपनी रिसर्च में डिबंक कर दिया। बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। अमेरिकन मीडिया ने जिस तरह की रिपोर्टिंग इराक के ऊपर की, उसका सबसे बड़ा फेलियर ये था कि उसने पॉलिटिशियंस के दावों को सच मान लिया और गवर्नमेंट का माउथ पीस बन गया। इसलिए मीडिया चैनल्स पर डिबेट ये नहीं हो रही थी कि इराक पर लग रहे आरोप सही है या गलत, बल्कि डिबेट्स इस बात पे हुए कि सद्दाम को पावर से कैसे हटाया जाए। अमेरिकन मीडिया का एक फेलियर ये भी था कि जब अमेरिकन सरकार के दावे एक्सपोज हुए तो जनता को इसके प्रति अवेयर कराने की कोशिश काफी मिनिमल थी। जैसे कि 2004 में जब US गवर्नमेंट कमीशन ने इराक और अलकायदा लिंकेज को रिजेक्ट किया तो न्यूयॉर्क टाइम ने इस रिपोर्ट की डिटेल्स को हाईलाइट करने के बजाय इस रिपोर्ट पर बुश के कमेंट्स को हाईलाइट किया। इससे जनता केवल कंफ्यूज थी कि कौन सही है और कौन गलत। हालांकि इस दौर में कुछ ऑनेस्ट रिपोर्टर्स ने मीडिया के नैरेटिव्स के खिलाफ रिबल करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, NBC के इराकी करेस्पॉन्डेंट पीटर आर्नेट को फायर कर दिया गया जब उन्होंने इराक में अमेरिकन मिलिट्री के वॉर एफर्ट्स के फेलियर को कवर किया। सिमिलरली, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट हेनरी नॉर को भी डिसमिस किया जब उन्होंने वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दोस्तों, 2011 में प्रिंसटन सर्वे रिसर्च ने दिखाया कि मीडिया द्वारा क्रिएट किया गया परसेप्शन अगले 10 साल तक बना रहा, जो मीडिया प्रोपेगेंडा की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। 9/11 में सद्दाम के इन्वॉल्वमेंट के डिसअप्रूव होने के कई सालों बाद 2011 में भी लगभग 38% अमेरिकन 9/11 में सद्दाम और इराक के रोल पर बिलीव करते थे। यानी ये एक ऐसी कहानी है जिसे वेस्टर्न मीडिया ने अपने प्रोपेगेंडा से अमेरिका के वॉर को जस्टिफाई किया। तो आज भी वेस्टर्न मीडिया द्वारा किए जा रहे हेटफुल कमेंट्स या फैब्रिकेटेड पब्लिकेशन ऐसे ही जारी हैं। इसलिए सरकार के साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पर हम सभी इंडियंस को हमेशा क्रिटिकल रहना होगा, ताकि जब हम इंडिया पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव रिपोर्टिंग को देखें तो उसे फेस वैल्यू पर बिलीव ना करें, उसकी तह तक जाएं,
ताकि सत्य को उसके सही और सटीक रूप में देखा जा सके। इसके अलावा भारत को भी लगातार ऐसे प्रोपेगेंडा के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को डिप्लोमेटिक लेवल्स पर रेस करते रहना चाहिए, ताकि ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स को काउंटर किया जा सके जो इंडिया की इमेज को पॉल्यूट करने के मकसद से स्प्रेड की जा रही हैं। साथ ही साथ भारत की खुद की मीडिया को भी काफ़ी स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर भारत की मीडिया ही स्ट्रांग नहीं रहेगी तो भारतीयों के पास लेजिटिमेसी के लिए फॉरेन मीडिया को पढ़ने और देखने के बजाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि भारत इन सारे प्रोपेगेंडा से बाहर आएगा और अपनी खुद की मीडिया को सशक्त करेगा। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसे मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ वेस्टर्न वर्ल्ड इज यूजिंग इट्स मीडिया एज अ टूल ऑफ स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। Explain with suitable examples. And with this question my friends, that's it for the video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।